शिक्षा एजुकेशन में मैं राम सिंह यादव पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। हम क्या पढ़ते हैं भैया? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश। क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या है? हम ये देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। देखिए, वैद्युत आवेश की परिभाषा देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी पदार्थ पर यह आवेश क्या होगा? किसी परमाणु पर होगा या किसी अणु पर होगा या किसी यौगिक पर होगा या किसी आयन को, हम इसी को आयन कह सकते हैं ना। कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, उन्हें क्या कहा गया? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ने क्या कहा? हमने कहा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे उसका आवेश कहते हैं। उसे उसका आवेश कहते हैं। आवेश आज से लगभग 25,000 पहले, 25,000 मतलब 2500 वर्ष पहले की बात बताई जा रही है। आवेश का खोज यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, है ना, जिसे हम ग्रीक के दार्शनिक भी कहते हैं, है ना। ग्रीक के दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने किया, इसकी खोज उन्होंने की थी। पहले सर्वप्रथम उन्होंने किया था, थेल्स ने बताया था कि थेल्स ने क्या बताया था कि अंबर की छड़ को ऊन के साथ, ऊन मतलब वो जो स्वेटर नहीं बुना जाता, वो ऊन के साथ रगड़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि अंबर का छड़ जो होता है भैया, वह क्या करता है? छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसने कहा था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? थेल्स। ये क्या थे? ये दार्शनिक थे। ये कौन थे? दार्शनिक थे यूनान के, यानी ग्रीक के क्या थे? ये दार्शनिक थे। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, कब की थी इन्होंने? कब कहा था? लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है ये, है ना। इन्होंने देखा कि अंबर की छड़ को उनके साथ रगड़ने के पश्चात क्या होता है? अंबर का छड़ छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहा गया? आवेश कहा गया। लेकिन देखिए, लगभग 2000 वर्ष बाद, कितने बाद? 2000 वर्ष बाद, सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट वैज्ञानिक आए। कौन है भैया? गिलबर्ट वैज्ञानिक आए। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार अंबर को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो वह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से लाख हुआ और क्या कहते हैं उसको, आबनूस हुआ और कांच के छड़ को, इन सब को भी हम अलग अलग पदार्थों में रगड़ते हैं तो क्या होते हैं? ये पदार्थ भी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कंफर्म कर दिया गया कि क्या है? आवेश पदार्थों का एक गुण होता है जिसके कारण वह क्या करता है? अपनी ओर दूसरे छोटे पदार्थों को आकर्षित करता है ना। तो ये हुई आवेश की बात। ये तो पुरानी बातें हुई थी, 1600 ईस्वी की बात ये है, हम लोग इस प्रकार से कहें। लेकिन आवेशों को जब हम किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई, उस समय आवेश की बात कुछ इस प्रकार से की गई। उस समय जो आवेश की बात कही गई वह इलेक्ट्रॉन थियरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर की गई। उस समय क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर बात की गई। तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ लेते हैं, उसके बाद जो है
हम फिर से आवेश की बात करेंगे। क्या है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? क्या भैया? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है ना? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है आपका, है ना? क्या है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? तो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हम समझते हैं, कहते हैं क्या भैया कि समस्त पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना? समस्त पदार्थ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों या परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु क्या है भैया? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। देखिए मिलके तो और तत्वों से बने हैं, ऐसा नहीं कह सकते केवल ये 3 ही तत्वों से मिलकर बने हैं, बहुत सारे तत्वों से मिलकर और बने हैं, और भी हैं। आप हायर क्लासेस जब स्टडी कराई जाएगी आपको तो वहां बताया जाएगा, लेकिन यहाँ मूल बताया जाता है कि किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो देखिए ये जो तीनों तत्व हैं ये मूल तत्व कहलाते हैं। हमने कहा परमाणु जो होता है विश्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा गया। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के बीचों बीच अंदर, परमाणु के बीचों बीच यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक छोटा सा केंद्र होता है, परमाणु के बीचों बीच छोटे से केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस स्थान को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। इसे क्या कहते हैं भैया? नाभिक कहा जाता है। इस छोटे से स्थान को नाभिक कहा जाता है, अर्थात किसी परमाणु के मध्य वह स्थान जहां प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित हो, है ना? जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसे नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो गए। अब इसके बाह्य कोश में बाहर उपस्थित कोश होते हैं जो, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार परमाणु के केंद्र के चारों तरफ एक क्या होता है? एक ऑर्बिट होता है, एक कक्षा होता है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ये जानते हैं, तब तक ये खोज किया जा चुका था कि प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। और एक बात ध्यान है कि जितने किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उपस्थित होता है उतना ही बाह्य कोश में उसके इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोई परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस प्रकार कोई परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणुओं की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर हो जाती है तो क्या होते हैं? वह परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब बात करते हैं हम इसी से आवेश की। अगर कह दिया जाए कि इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाए, है ना? अब ये कैसे होगा? हम क्या करते हैं? किसी बाह्य स्रोत द्वारा बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा ये प्राप्त करके अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। क्या हमने कहा कि यदि किसी बाह्य स्रोत द्वारा ऊर्जा देने पर यह परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तो ऐसी स्थिति में इसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब यह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, होगी ना? इसमें जब यह परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अर्थात प्रोटॉनों की अधिकता होगी। तो इस पर धन आवेश उपस्थित हो जाता है ना? क्या उपस्थित होता है भैया? धन आवेश उपस्थित होता है। अगर कह दें कि यह क्या करता है? दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो अब यह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इसके ऊपर हो जाती है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तो उतने ही आपके पास है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया इस पर उतने ऋण आवेश हो जाते हैं। इस प्रकार से
क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता परमाणु के ऋण आवेश को दर्शाती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी परमाणु के धन आवेश को दर्शाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ लेते हैं, कैसे कहेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम क्या कह देंगे भैया, ऋण आवेश को दर्शाते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन आवेश को दर्शाते हैं। मान लिया कोई परमाणु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 5 प्रोटॉन भी है। ध्यान रखिए भैया, इलेक्ट्रॉनों को ई पावर प्लस से ई पावर माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों को ई पावर प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। अगर हमने कह दिया 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन है ना, ये ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अगर मैंने कह दिया कि किसी वह स्रोत द्वारा, क्या हमने कहा, वह स्रोत द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, और प्रोटॉनों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और प्रोटॉन कितने हैं, 5 ही प्रोटॉन होंगे ना। देखिए 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की अधिक हो गई, अधिकता हुई है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है ये क्या दर्शाता है, उस पर 2 ऋण आवेश को दर्शाएगा। उस पर क्या दर्शाएगा भैया, 2 ऋण आवेश को दर्शाएगा। अब देखते हैं दूसरी बात हम कर देते हैं, हमने कह दिया क्या, कह दिया कि अगर क्या किया जाए, वह स्रोत देने के पश्चात यह अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, और ये तो प्रोटॉन को त्यागेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा भैया, तो इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे ना, इसमें क्या बचेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन यहाँ तो कुल 5 प्रोटॉन है ना आपके पास, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। हमने क्या किया, इसमें तो हमने 0 कर दिया, 0 माइनस किया है, तो कोई चेंज होगा नहीं। तो हमने कह दिया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात इससे 2 अधिक, इससे 2 कम है, 2 कम है, तो जो 2 प्रोटॉनों की अधिकता होती है ना, यह क्या दर्शाती है, इसमें धन आवेश को दर्शाती है। अब समझ में आई बात कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या दर्शाता है, ऋण आवेश को दर्शाता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी जो होती है वो धन आवेश को दर्शाएगी, है ना। अब ये बात आपको क्लियर होगी हमें लगता है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए आवेश संरक्षण की, क्या बात करते हैं हम लोग भैया, आवेश संरक्षण की, क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण, है ना, रक्षण ये है। देखिए संरक्षण की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए भैया, अगर किसी बात पर किसी का संरक्षण कर दिया जाए, यहाँ आवेश का संरक्षण किया गया है, तो हमने कहा कि हम हमेशा जानते हैं किसी कहीं आता है संरक्षण की बात आती है, तो हम यही कहते हैं कि न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। क्या हमने कहा भैया, न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से सिंपल में आवेश संरक्षण की बात करेंगे तो कहेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इतना कर सकते हैं, या हम कह देंगे भैया आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में, हमने क्या कहा, आवेश संरक्षण की बात करेंगे तो हम कह देंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस तरीके से आवेश संरक्षण की बात हुई। देखते हैं, लिखते भैया आवेश कहेंगे क्या, हम अभी हमने कहा आवेश का मतलब क्या होता है, हमने कहा किसी समय में, अब थोड़ा सा हम आवेश की दूसरी परिभाषा लेते हैं, हम कहेंगे क्या, किसी समय में किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी समय में किसी चालक के एकांक बिंदु पर, कहेंगे किसी समय में किसी चालक के एकांक बिंदु पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर जो होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी चलती प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी गुणे इलेक्ट्रॉन, है ना, गुणे क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन ना, गुणे इलेक्ट्रॉन होता है। तो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से डिनोट करते हैं, गुणे इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne। ये कह दें, या हम कह दें किसी आवेश में
एकांक समय में प्रवाहित धारा के मान को क्या कहेंगे, किसी चालक में प्रवाहित एकांक समय में प्रवाहित धारा को उसकी क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। Q बराबर वहां क्या होगा, Q बराबर IT, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT, ये हो जाएगा। देखिए Q बराबर NE और Q बराबर IT। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इसकी परिभाषा से परिभाषा निकाल लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा Q बराबर NE भी होता है और Q बराबर IT होता है। जहां ये देखते हैं कि N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और Q यहाँ देखेंगे I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय। एकांक समय में प्रवाहित धारा को उसका क्या कहेंगे, आवेश कहते हैं। इस तरीके से ध्यान दीजिए। अब हम लिखते हैं मात्रक एवं बीमा। इसका लिखते हैं आवेश का मात्रक एवं बीमा। क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक एवं बीमा, है ना, मात्रक एवं बीमा ये लिखते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, आवेश का मात्रक एवं बीमा। ध्यान रखिए अभी हमने लिखा Q बराबर IT, लिखा ना, Q बराबर IT। मात्रक लिखने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, पहले मात्रक लिखते हैं, है ना, पहले क्या लिखते हैं भैया, मात्रक लिखते हैं। तो मात्रक के लिए देखिए Q बराबर IT होता है। Q बराबर हम लिख देते हैं Q का मात्रक, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर, है ना, और ये क्या है, समय। Q का मात्रक एम्पियर और समय हो गया। या इसी को Q बराबर हम लिखते हैं बेटा भैया कूलाम। क्या लिखते हैं, कूलाम। ये हुआ इसका मात्रक। क्या हो गया, Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, है ना। अब हम लिखते हैं मात्रक के बाद, देखिए अब हमने क्या लिखा, Q बराबर IT से हमने क्या लिखा, एम्पियर समय। या तो हम एम्पियर समय लिखेंगे, नहीं तो इसका सबसे प्रचलित मात्रक, जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला मात्रक है, वह है भैया कूलाम, है ना। अब हम इसका क्या लिखते हैं, बीमा लिखते हैं। क्या लिखेंगे भैया, बीमा लिखेंगे। इसका क्या लिखते हैं, बीमा, है ना, बीमा लिखते हैं। किसकी बीमा लिखेंगे, हम लिखते हैं आवेश की बीमा ना। किसकी बीमा लिख रहे हैं हम लोग, आवेश की बीमा लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए अभी हमने कहा Q बराबर IT, है ना, Q बराबर IT। I का जो SI मात्रक होता है वह एम्पियर होता है ना, एम्पियर है, और इसका मात्रक होता है समय, है ना, समय है। हम एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, है ना, मूल मात्रक के रूप में, और समय को T से डिनोट करते हैं। ये हो गया मूल मात्रक के रूप में हो जाएगा। तो इसका जो बीमा हो जाएगा भैया AT। इसका बीमा क्या हो जाएगा आपका, AT, है ना। इसका बीमा हो गया, Q का बीमा हो गया AT। इस तरीके से हमने इतनी बातें आवेश के बारे में कर दी है। हमने इतनी बातें क्या कर दी है, आवेश के बारे में कर दी है। अब हम ध्यान देते हैं इसमें, इसी पर आवेश, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करेंगे। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए भैया कि 18वीं शताब्दी में कूलाम नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए थे, कूलाम एक वैज्ञानिक थे। वो आए, उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर बात किया। उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, खास करके ये इंटरमीडिएट के लिए है, 12th वालों के लिए है, और ये बोर्ड हर साल लगभग पूछा जाता है। कुछ न कुछ इससे या तो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और या तो इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, है ना। और आप अगर एसएससी और रेलवे या इत्यादि और भी जो वैकेंसियाँ चलती हैं, हम उसका टीजीटी पीजीटी में वगैरह है, इससे उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये क्या है, कूलाम का नियम। क्या भैया, कूलाम का नियम, है ना, कूलाम का नियम है। ऐसा तो नियम करके पूछता है तो फिर इंटरमीडिएट में, अन्यथा इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो क्या पूछेगा, वो आपके अदर वैकेंसियों में पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम क्या है, कहेंगे क्या भैया कि कूलाम ने क्या किया था, कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों में एक संबंध बताया।
क्या बताया? एक संबंध बताया जिनके अनुसार कहेंगे क्या कि दो आवेशों है ना, Q1 है और Q2 ये आवेश दो ठो हैं जिनके बीच की दूरी r है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, ये दो आवेश हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के, क्या भैया हमने कहा, इन आवेशों के गुणनफल के या कहते हैं परिमाण के गुणनफल के, है ना, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के, बीच की दूरी r माने हम लोग, इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्या कहा मैंने? एक बार मैं फिर से देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हमने कहा कि कूलॉम के नियम से अनुसार क्या कहेंगे दो आवेशों के Q1 व Q2 के, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों कहा गया? क्योंकि ये आवेश प्लस और माइनस भी हो सकते हैं और प्लस और प्लस भी हो सकते हैं, है ना। तो हमने कहा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, यानी Q1 Q2 के, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, है ना, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मैं सिद्ध कर रहा हूं इसको। अभी सिद्ध कैसे कर रहा हूं भैया? अब हम क्या करते हैं, छोटा सा चित्र बनाते हैं। ये Q1 है आपका, यहां से यहां तक की बीच की दूरी है ना, ये दूरी है r है और ये है Q2 है। हमने क्या कहा? कूलॉम के नियम के अनुसार हमने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला, अब थोड़ा सा मान लेते हैं, माना इन दो आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी r है ना, ये कहेंगे। इसके बाद कहेंगे क्या कि कूलॉम के नियम के अनुसार, क्या कहेंगे? कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है भैया? अनुक्रमानुपाती होता है। यह F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। कहेंगे तथा उनके बीच के दूरी के, इसके बीच के क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/2 होता है। समीकरण नंबर 2 कर दिया भैया, है ना। कहेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या करते हैं? कोई एक कांस्टेंट देते हैं, तो हम लिख देते हैं k लिख देंगे इक्वल k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। जहां k बराबर एक नया नियतांक दिया गया, k बराबर दिया जाएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट k इक्वल टू, है ना। तो देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला हो गया, कहेंगे तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम कर दिया समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं, हमने कांस्टेंट लिख दिया तो यह इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r² मैंने कर दी, है ना। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते क्या है? k की वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब रख देते हैं भैया, है ना।
यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया, ये है आपका कूलाम का नियम। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन। बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, है ना। क्यों, यह बल का है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर इसके सामने आगे चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।